देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बिहार में अब और एक यात्रा निकल पड़ी। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। पिछले दिनों ही राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसमें तेजस्वी भी शामिल हुए और महागठबंधन के दूसरे दलों के नेता भी। लेकिन तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा सिर्फ आरजेडी की यात्रा है। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किसी भी तरह से कंफ्यूजन से इनकार कर दिया है। तो क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? ऐसा इसलिए कभी वो सिर्फ 243 सीट पर आरजेडी के लड़ने की बात करते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किसी भी तरह के गतिरोध नहीं होने का दावा करते हैं। उधर एनडीए पर आरोप लगाते हुए वहां सीट बंटवारे को लेकर उलझन बनी हुई है। तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश को बीजेपी चुनाव की वजह से सहन कर रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स में तो नहीं, क्योंकि राजनीति में तो सब कुछ जायज माना जाता है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। धीरे 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 आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद है। बिहार में अगले 1-2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव को अपनी रणनीति के केंद्र में रखते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इस यात्रा में तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दल शामिल हुए। अब आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं। बिहार अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि पिछली यात्रा में जो जिले छूट गए, अब उन्हें नए संकल्प के साथ कवर करने निकले हैं। बिहार में महागठबंधन साथ तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीटों और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तेजस्वी बेशक बिहार अधिकार यात्रा की वजह जो भी बताएं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अंदर खाने वो खुद को मुख्यमंत्री फेस के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो उन्होंने बिहार की सब
सवाल है कि क्या महागठबंधन में सीटों पर सहमति बन गई है। देश का सवाल है कि क्या महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो गया है। देश का सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देश का सवाल है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप रही है, इसलिए तेजस्वी यादव अब यात्रा पर निकल गए। क्या एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। देश का सवाल यही है और यही कारण है कि आज इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश करें। चर्चा के लिए मेरे साथ कौन होगा। एसएन सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निरोहा प्रसाद यादव जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सारिका पासवान जो कि प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सारिका जी के पास चलता हूं। सारिका जी, अभी तो एक अधिकार यात्रा चल रही थी जिसमें राहुल गांधी भी थे और तेजस्वी यादव भी थे, पीछे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब तेजस्वी यादव अकेले निकल पड़े हैं बिहार अधिकार यात्रा पर। बात नहीं बन पा रही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रश्न है महागठबंधन से। सारे आपके जो 4 और 5 प्रश्न थे वो महागठबंधन से जुड़े थे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरा का पूरा देश जो है ना वो केंद्रित है हमारे ही मुद्दों पे। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी ने शुरू से ही एजेंडे पे हमेशा से बात किया, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आज पूरा देश जो है तेजस्वी यादव जी की तरफ देख रहा है कि हमारे यहाँ क्या हो रही है और हम क्या, हमारा अगला कदम होने वाला है। देखिए, वोट अधिकार यात्रा जो 17 तारीख को शुरू हुई थी सासाराम की धरती से, उस समय की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर के नाम पे बिहार वासियों के नामों को काटा जा रहा था, उनको जिंदे व्यक्ति को भी मृत वाली सूची में डाली जा रही थी, और एक अलग जगाना था, लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी थी, और हमारा लोकतंत्र जो है वो बचा रहे, उसकी लड़ाई जो है उसकी शुरुआत जो है सासाराम से हुई, और 1 तारीख को बिहार के गांधी मैदान पे इसका समापन हुआ। वो वोट अधिकार यात्रा थी। और अभी जो तेजस्वी यादव जी यात्रा कर रहे हैं, जिसका कि जिक्र स्वयं राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा के दरमियान दिया था, और अभी जो यात्रा है वो बिहार अधिकार यात्रा है। बिहार अधिकार में यानी कि बिहार वासियों के अधिकार। बिहार वासियों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। बिहार में जो प्रति वर्ष 20% लोग पलायन कर जा रहे हैं, उन 20% लोगों को रोकना है। उन्हें अपनी रोजगार बिहार में चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए बिहार में, ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी ना करना पड़े। लोगों को, बिहार वासियों को अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इसकी और बिहार वासियों के अधिकार की लड़ाई जो है, ये बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव जी ने आज से शुरुआत की है। दोनों यात्राएं जो है वो बिहार वासियों के ही पक्ष में थी, संदर्भ में थी। मतलब कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस में और आरजेडी में कोई ऐसा विवाद नहीं है, सबको स्वीकार्य है तेजस्वी यादव। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल स्वीकार है। और आपने देखा होगा हमारे महागठबंधन के कन्वेयर के रूप में तेजस्वी यादव जी का नाम आगे रखा गया था, और हमारे जितने भी घटक दलें हैं सबकी सर्वसम्मति के साथ हुआ था, और कोई डाउट नहीं है। पिछले बार भी हमने विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लड़ा था, और इस बार भी जो लड़ाई है वो तेजस्वी यादव। चलिए, एसएन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, कोई विवाद नहीं है, सबको स्वीकार है तेजस्वी यादव। देखिए, ये एक आदमी के लिए नहीं कोई कथन बनता है, तो सबके लिए बनता है, और एक कथन बिल्कुल फिट बैठता है आज आरजेडी पे कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान दाबे से ना दबे जानत सकल जहान। किसमें वो गठबंधन चल रहा है वो सब लोग जान रहे हैं। और सारिका जी ने खुद स्वीकारा, जब आपने पूछा कि एक समय था कि दोनों लोग एक रथ पे सवार थे, आज अलग अलग है, तो उन्होंने कहा उस समय की आवश्यकता थी, आज की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता किसकी है ये देख लीजिए। भाई, राहुल जी को आवश्यकता थी आरजेडी की, क्योंकि राहुल जी का, ये लोग पहले भी कहे थे, बहुत सारे प्रवक्ता इनके कहे थे कि झंडा और डंडा अगर हम लोग न दें तो कांग्रेस का यहाँ है क्या। तो उन्होंने बताने और दिखाने का कार्य किया कि कांग्रेस का यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए कांग्रेस की जब यात्रा थी तब तो आरजेडी रही, लेकिन आरजेडी की यात्रा में राहुल जी की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी बहन ने बताया। दूसरी बात, जब राहुल जी की पार्टी के प्रवक्ता से और बहुत सारे नेताओं से आपके जिम्मेदार चैनल के रिपोर्टर ने पूछा कि क्या तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा, तो स्पष्टता से उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे,
हम मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे, मतलब खटपट है। और खटपट भी देखिए कैसे है, क्योंकि मैं पिछले बार भी था तो मैंने सारिका जी के सामने यही कहा था, जब विश्वास की कमी हो जाती है ना, अभी इन्होंने कहा, मैं आपके बीच में बोला नहीं, देखिए ये दिक्कत होती है। दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता कुछ भी पढ़ लिख कर नहीं आए रहते हैं, बस यहाँ ये बताने, जब समय मिलता है मनोज जी ना, तो बता ही नहीं पाते हैं, दूसरे के समय में बोलने का कार्य करते हैं। मैं शब्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वही पूछ रहा हूं कि भाई आप अपने समय में बता दीजिएगा, इसके बाद आप कहेंगे तो पूरा समय आपको दे दूंगा। यही तो पूछा जा रहा है। सभी पार्टियां अलग अलग होती हैं, सबके विचारधारा अलग अलग होते हैं, सबके एजेंडा अलग अलग होते हैं, लेकिन किस सारी विचारधाराओं को एक करके ही तो कोई पार्टी मिलकर और चुनाव लड़ती है। इतना जल्दी वो विचारधारा क्यों अलग हो गई? और आज एक बड़े अखबार ने एक खबर छापा है, ये सारी लड़ाई सीमांचल को लेके क्यों है? यही तो मनोज जी भी पूछ रहे, यही तो देश भी पूछ रहा। वो एरिया जहां मुस्लिम वोट है, जहां आरजेडी मान रही है कि अगर हमको ज़्यादा सीटें मिल जाएगी तो हम जीत जाएंगे, कांग्रेस करी हमको मिल जाएगी तो हम जीत जाएंगे, मतलब विकास की जीत नहीं करनी है, तुष्टिकरण की जीत करनी है। इस नाते सारी लड़ाई है। रही बात आपने कहा लोकतंत्र का, मनोज जी 10 सेकंड में लोकतंत्र को बताऊंगा। हाँ। भाई बिहार की जनता ने सराखों पर बैठाया और लालू जी की सरकार बनाई, लेकिन ऐसा लोकतंत्र आप देखे होंगे ना, जहां पे इनके एक सारथी तेजाब डाल के 2 लड़कों को जला देने का कार्य करते हैं और जू नहीं रेंगता है लालू जी पे। एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र ऐसा भी था कि इनके साले जिसको चाहे उठा ले, जिसका चाहे घर लूट ले, जिसकी चाहे दुकान लूट ले, जिसका चाहे प्रतिष्ठान लूट ले, लेकिन लालू जी के कान पे जू नहीं रेंगता था। ऐसा लोकतंत्र आपने देखा कि आरजेडी के लोग पूरे बिहार को, विकसित बिहार को, शिक्षा में सबसे विकसित, संस्कृत का सबसे विकसित बिहार को ऐसा लूटने का कार्य कि खुद तो लूटे ही, और लूट की जो छूट दिए ना, उस लोकतंत्र से आहत होकर बिहार की जनता ने सौगंध खा लिया कि कभी लालू जी और लालू जी की पार्टी को, इस भ्रष्टाचारी पार्टी को, जातिवादी पार्टी को सत्ता में नहीं ले आना है, इसलिए किनारे ले आकर छोड़ देती है। लेकिन बिहार की जनता तो जागरूक है, कभी सत्ता में नहीं ले आती। ये जरूर सवाल पूछेंगे। और लास्ट बात मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पे आप देखे होंगे, अगर कोई कह रहा है कि भाई हमारा इनसे नहीं बन रहा है, हमारी पार्टी में भी बहुत तेरे लोग कह रहे होंगे कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए और उन सीटों का बंटवारा हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ संपूर्णता के भाव से खड़ी रहती है। 2014 में, 2019 में, 2024 में हम सरकार बनाते हैं, सहयोगियों को सराखों पर बैठाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा पप्पू यादव जी पुरनिया से चुनाव लड़ने वाले थे, कांग्रेस के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आए थे, कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन उसी तेजस्वी यादव जी के दबाव में पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि एक यादव दूसरे यादव को पसंद नहीं करता है। इस विचारधारा को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता को विकास चाहिए, नीतीश जी का स्वच्छ राज्य चाहिए, और मोदी जी के साथ जो आज उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण की योजना चली, इसके साथ बिहार की जनता है, न कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ है जो 10 साल सरकार चलाता है और केवल भ्रष्टाचार। जी, चूंकि सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए तो शुरुआती दौर में हर व्यक्ति अपनी बात करे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस क्या बाकी कंफ्यूज है। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वरना मैं उनसे जरूर पूछता। असल में जो कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के जो सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अखिलेश सिंह ने इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव पर एक बयान दिया था। वो बयान कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं और दिल्ली की जो पूरी लॉबी है जो बिहार चुनाव में लगाई गई है, वो तो तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं। वो कहती है कि पहले परिणाम आएगा, उसके बाद चेहरा तय होगा। लेकिन बिहार के कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव को नेता मान चुके हैं। वो ये कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे अब इससे बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा? मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि एक बार अखिलेश कुमार सिंह की एक बार बाइट सुना दें, उनका बयान सुना दें, जब उनसे पूछा गया कि बिहार का चेहरा कौन होगा। सुनिए। वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं, राज्यसभा का सांसद हूं और बिहार का रहने वाला हूं। बिहार सरकार में मैं मंत्री रहा हूं, भारत सरकार में भी मंत्री रहा हूं और यहाँ की स्थितियों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। उस नाते मैं साफ तौर पर कर रहा हूं और पूरे साफगोई से कर रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है यहाँ की और उनका जनाधार बड़ा है। उनके ज़्यादा लोग चुन के आते हैं, अभी भी विधानसभा में ज़्यादा लोग चुन के आए हैं। और प्रजातंत्र और जमहूरियत में जो बड़ी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है
और स्वाभाविक तौर पर वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं। अभी भी यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं। पिछली बार भी महागठबंधन के चीफ मिनिस्ट्रियल फेस वही थे, तो कोई दूसरा है नहीं, इसलिए वही होंगे। आज न कल महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और वो घोषणा हो ये जो जाएगी। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, बिल्कुल सब ठीक है, ऑल इज सब वेल। ठीक है, ऑल इज वेल। और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कुछ भी नहीं है गड़बड़ी। सभी पार्टियां प्रायः जो पार्टी चाहती हैं उतनी सीटें मिल रही हैं लोगों को, और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व बड़ा दिल करके सबकी बातें सुन रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आने वाली सीटें हों, लेफ्ट पार्टीज़ के हिस्से में जो आने वाली सीटें हैं, वीआईपी पार्टी के हिस्से में जो आने वाली सीटें हैं, सबको उचित सीट मिलेगी। डॉक्टर निरोहा प्रसाद यादव में प्रवक्ता जेडीयू हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं को देखा जाए जो कि बिहार से आते हैं, तो यादव साहब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो नेता मान चुके हैं तेजस्वी यादव को अपना। वो कहते हैं कि साहब बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, तो स्वाभाविक तौर पर चेहरा भी बड़ा है, तो वही नेता है। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। यादव साहब एक बार अपने फोन को अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज आ जाएगी। मैं ये कह रहा था जी जी कि पहले मेरा नाम तो सुधरवा दीजिए। मैं निहोरा हूँ, निरोहा नहीं हूँ। अच्छा इसलिए नाम पहले सुधरवा दीजिए। जी, पीसीआर से कहूंगा कि एक बार यादव साहब का नाम ठीक करें। हाँ, जी तो अभी अखिलेश जी का कनक्लेव की बात सुना रहे थे। देखिए, असल में अखिलेश जी लालू यादव जी के आदमी हैं। स्पष्ट कहने में कोई दिक्कत हमको नहीं है। और लालू यादव जी के कृपा से ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जी उसके पहले भी बिहार सरकार में मंत्री राज्य मंत्री बने और भारत सरकार में भी कृषि राज्य मंत्री बने। यह सब लालू यादव जी के कृपा से, और 100% भले ही शरीर कांग्रेस में उनका हो, लेकिन दिमाग उनका आरजेडी में है और लालू यादव जी के पक्का भक्त हैं। इसलिए तो लालू यादव या राष्ट्रीय जनता दल की जो नीतियां हैं, जो नेता बोलते हैं, स्वाभाविक है बोलेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन में स्कूल में एक कहानी हम लोग पढ़ा करते थे। एक शेर से शिकार नहीं हो रहा था, तो कोई नहीं पकड़ा जा रहा था उसके धूर्तता से, तो नदी में कंगन लेकर खड़ा हो गया। कहा कि जिंदगी में बहुत पाप किया है, कंगन भाई ले लो हमसे, मैं दान करने के लिए खड़ा हूं। लेकिन सारे लोग इसकी चालाकी और धूर्तता को समझते थे कि जो ही कंगन लेने जाएंगे वो हमको खा जाएगा, चबा जाएगा। वही हालत राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का है। जो आज बिहार यात्रा करे, जो भी यात्रा करे, तो ये कंगन लेकर घूम रहे हैं बिहार में। तो बिहार की जनता समझती है कि जैसे ही सत्ता मिल जाएगा, बिहार को चबा जाएंगे, खा जाएंगे ये लोग। बिहार की जनता, जागरूक जनता, इस बात को समझती है। लाख यात्रा करते रहे, कोई बात बोलते रहे कि बिहार में विकास नहीं हुआ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बिहार की जनता सब समझती है कि जब आपको अवसर मिलता है तो क्या क्या करते हैं ये नहीं जानता है लोग। और जहां तक दृष्टि की बात है तो सही है, पूरे देश का, दुनिया का दृष्टि तेजस्वी यादव पर है। कभी जब एक कोर्ट का चक्कर मारते हैं तो दुनिया भी देखता है कि तेजस्वी यादव का क्या होगा, जेल जाएंगे कि बचेंगे। इसलिए दृष्टि तो देश और दुनिया का है ही तेजस्वी यादव पर और आरजेडी पर। तो लेकिन सत्ता प्राप्त करने का जो सपना इनका है, बिहार की जनता कभी कबूल नहीं करेगी और न इनके हाथ में सत्ता देगी। एक कहावत है ना कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूंक के पीता है आदमी। तो बिहार के लोगों को दूध से, यानी इनसे मुंह जल गया है
तो बड़ा फूक फूक कर बिहार के लोग पैर रख रहा है। इसलिए सत्ता का सवाल है ही नहीं। और कांग्रेस और आरजेडी में तो चल ही रहा है अंदर खाने में, ये तो खुली बात है। जो स्थिति है कांग्रेस, तेजस्वी ने वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा इसी आशा में किया कि ताकि राहुल गांधी हमको मुख्यमंत्री की घोषणा कर दें। लेकिन इन्होंने तो घोषणा कर दिया और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं की। मनोज जी एक बात और कहना चाहते हैं कि लालू यादव मजबूत नेता थे, इसमें दो मत नहीं है, सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन जो अपनी छाती जिस व्यक्ति के हाथ में दिया, जिस पुत्र के हाथ में दिया, उस छाती को बढ़ाया नहीं, उस पूंजी को बढ़ाया नहीं, बल्कि उस पूंजी को कमाया। ये स्पष्ट प्रमाण है 2024 के लोकसभा चुनाव। जिस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके जो बेस वोट थे, जिनको आप माई समीकरण कहते हैं, इस तरह बिखरा और आज नहीं बिखरा हुआ है कि लालू यादव जी द्वारा दिए गए पूंजी को तेजस्वी यादव ने कमजोर किया है। इसलिए लाख यात्रा करते रहे, लाख झूठ बोलते रहे, लेकिन बिहार की जनता उसमें फंसने वाले नहीं है, अन्य सत्ता में आने वाले लोग। एक बार तो सारिका जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान नीतीश कुमार जी, वो धोखा दे चुके हैं, वो चले गए। अब यादव साहब कह रहे हैं कि जो दूसरा धोखा है वो राहुल गांधी देने जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनको प्रधानमंत्री बनाने की तो घोषणा कर दी और वो इस इंतजार में थे कि राहुल गांधी के भाषण में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात होगी। वो मामला टाइटा फेस हो गया। मनोज जी, निरोहा जी जिस पार्टी से आते हैं वो जनता दल यूनाइटेड, जो भी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, और वो कहानी सुनानी तो उनको हमारी कहानी थी, वो सुना दिया उन्होंने अपनी कहानी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 20 सालों से इनकी सरकार है और इन्होंने किस तरीके से बिहार का दुर्दशा कर रखा है। और आज कल नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे, और वो झूठे वादों की बौछार उन्होंने पुनः से कर दी। लेकिन इस बार बिहार वासी उनके किसी वादे में और झूठ में फंसने वाले नहीं है। इनको पता है बहुत अच्छे से, इस बात को इनको अंदेशा है, इसलिए ये लोग SIR के नाम पे ये लोग लेकर के आए थे। और धोखेबाजी की बात कहाँ है भाई? राहुल जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसकी की घोषणा जो है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने खुले मंचों पे किया। लेकिन आज हमारे विपक्षियों को ये बताना पड़ेगा कि वो बता देना कि उनके गठबंधन में जो दलें हैं वो उनका क्या होगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है। एक तरफ तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई वो 243 सीट पे लड़ेंगे, मांझी जी अलग बहुत बड़े सीटों का दावा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ है, जदयू है, भाजपा है। तो मुझे लगता है इनको एक बार अपने गिरबान में झांक करके अपने घर की कम से कम लड़ाई को वो सुलझा ले। लेकिन ये तो वो पड़ोसी है ना जो इनका घर जो है भले ही टूट जाए, लेकिन इनकी पूरी की पूरी नजर जो है ना अपने बगल वाले घर पे टिकी रहती है। अच्छी बात है, इनको होना भी चाहिए। और ये जो जनाधार की बात कर रहे हैं, M और Y समीकरण की बात कर रहे हैं, मैं इनको सुधार दूं। हमारी पार्टी जो है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी पार्टी A to Z की है। और अगर आप आंकड़े देख ले तो पिछले विधानसभा में महज 12,000 वोटों का अंतर रहा था। निरोहा जी, आपके पास भी वो आंकड़े होंगे और हमारे भाजपा के प्रवक्ता उनके पास भी आंकड़े होंगे। और ये यहाँ पे जो इनके गठबंधन में जो सबसे बड़ी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा से ही जदयू के पिछलग्गू रही। बीच में उन्होंने आंखें दिखाने का प्रयास किया था नीतीश जी को, तो नीतीश जी तो कूद करके हमारे साथ आ गए थे। और एक ही टेन्योर में नीतीश जी ने 3-3 बार मुख्यमंत्री रहने का दिखाया है उन्होंने। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी पहले ये बताए कि क्या उनके अंदर खाने जो हैं, जो भी घटक दले हैं या उनके गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में क्या चीज ठीक है। हमें तो नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक है। हमारे यहाँ की चिंता ये जो सारिका जी जिस बात का जिक्र कर रही है ना, सिंह साहब, एहसन सिंह साहब, सारिका जी जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि ठीक है, आग अगर उधर लगी है तो आग इधर भी लगी है। आपके यहाँ भी बड़ी अजीब सी स्थिति देखी जा रही है। भाई आपने और जेडीयू ने तो सीटें तय कर ली कि भाई बराबर बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन वहां पर चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, मैं तो पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। नहीं मनोज जी, देखिए हमको लगता है सारिका जी अपनी बातों में ही फंस जा रही जी। हैं। पहले तो सारिका जी पूछ रही हैं कि हम कितने सीटों पे लड़ेंगे। निश्चित तौर पे बिहार में 243 सीट है, तो सहयोगियों के साथ हम 243 पे ही लड़ेंगे। इनकी तरह महागठबंधन की तरह हम 270 सीट पे नहीं लड़ेंगे। एक बात, 243 पे ही लड़ेंगे, बंद सुनते जाइए। दूसरी बात, इन्होंने कहा भाई नीतीश जी से आप किस बात का तुलना करेंगे। भाई 2005 से नीतीश जी को जनता ने सर आंखों पे बैठाने का कार्य किया है, लेकिन आज तक नीतीश जी पे भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा पाए। लेकिन आप देखे होंगे आपकी सरकार बनते ही अलकतरा घोटाला, अब सुन तो लीजिए बहन जी, यही तो आप लोगों में दिक्कत है। बिहार की जनता क्यों नहीं आपको पसंद करती है? इसका कारण बिहार की जनता नहीं है, इसका कारण आपके पार्टी के नेता है, आपके भ्रष्टाचार है, आपका विचार है और टीवी पे आपका व्यवहार है। आपके व्यवहार इतने उद्वेलित होते हैं कि आप सुन ही नहीं पाते। हमने सवाल पूछा, हम पूछना चाहते हैं कि भाई बिहार की जनता ने चुना था, कोई दूसरे प्रदेश की जनता ने नहीं चुना था, लेकिन सरकार और सत्ता में आते ही अलकतरा घोटाला हो जाता है। वो किस लिए घोटाला किया गया, आज मनोज जी इनसे जरूर पूछिएगा, इनसे पूछिए। शिक्षा में ऐसा घोटाला हो जाता है मनोज जी कि 2 बीपीएससी के चेयरमैन जेल में चले जाते हैं। लालू जी कहते हैं कोई बात नहीं, वो गया तो गया, मेरा जेब तो भरा। इनसे पूछिए कि उस समय जो है हेल्थ का इतना बड़ा घोटाला होता है और चारा घोटाला तो स्वयं लालू जी कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पे पारदर्शी जनता देखती है कि एक ईमानदार सरकार है बिहार में, जिसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। अगर शोर इन्होंने कहा कि हम तो कभी एक सीट से बाहर है, अरे सुनिए, आप समुद्र पार नहीं कर पाते हैं, चाहे आप 5 किलोमीटर से बाहर रह जाए, चाहे 50 किलोमीटर से बाहर रह जाए। ये ख्याली पुलाव आप पकाते रहिए कि नहीं हम तो 12,000 वोटों से रह गए। बिहार की जनता केवल रोकने का कार्य करती है, वो समझाने का कार्य करती है। निश्चित तौर पे कुछ जातियों का, कुछ विशेष संप्रदाय का वोट हासिल करने से बिहार की सत्ता हासिल नहीं होनी है, क्योंकि आपने जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे हजारों निर्दोषों का खून बहाने का कार्य किया है। बिहार की जनता, बिहार के जो वरिष्ठ हैं, बिहार के जो बुद्धिस्ट हैं, वो सब अपने बच्चों को भी बता के जाएंगे कि कभी लालू राज, जंगल राज नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस समय हथियारों के दम पर गाड़ियां लूटी जाती थी, मकान लूटे जाते थे, जमीन लूटे जाते थे, आबरू लूटे जाते थे, इज्जत लूटी जाती थी। इस नाते बिहार की जनता सौगंध खाकर ये बात कहती है कि कभी लालू जी की पार्टी, लालू जी की विचारधारा की पार्टियां नहीं आनी चाहिए। चौथी बात मैं कहूंगा कि आप देखिए, आपने पूछा एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है, एनडीए की तीसरी बार केंद्र में सरकार है, और हम आपके तरफ भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं करते हैं, विकास पे चर्चा करते हैं। आप बताइए, आपकी सरकार में जिस तरह से वो सिवान का कौन सा मुस्लिम अपराधी था जिसको आपने छूट दे रखा था, वो शहाबुद्दीन कुछ भी करता था, लालू जी भयबस नहीं बोलते थे, तो जनता यही मान के चल रही ना। तेजस्वी यादव कहते थे कि शहाबुद्दीन अमर रहे, नहीं तेजस्वी जी का गुणगान गा रही हैं, तो ये बताए ना कि भाई बिहार की जनता ने जब सत्ता की चाबी आपको सौंपी तो आपने विकास के कार्य क्यों नहीं किए? आप तो माल भरने का कार्य किए, आप तो जेब भरने का कार्य किए, परिवार के लिए कार्य किए। और पांचवी बात मैं कहूंगा मनोज जी, जब भ्रष्टाचार में वो जा रहे थे जेल, तो आप देखिए ना बिहार की जनता की चिंता नहीं की, राबड़ी देवी की चिंता की। आज भी बिहार की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो पिता पुत्र वाली पार्टी, पिता पुत्र की जब बात करेगी तो बिहार की जनता को क्या लेना है? आप यहाँ पे डिबेट में चाहे कुछ भी कह दें, बहुत सरलता से एक चीज पूछूंगा, आप अपनी चीजों को दिखाइए और जनता को समझाइए कि आप क्या विजन लेकर आए। एक चोर यात्रा निकाले, एक शोर यात्रा, चोर यात्रा फ्लॉप हो गई तो अब शोर यात्रा शुरू हो गया। अब शोर भी कौन मचा रहा है? इनके सहयोगी मचा रहे हैं कि भाई आप हमको तो रथ पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं। उधर पप्पू यादव चिल्ला रहे हैं, उधर ये क्या नाम है राहुल जी चिल्ला रहे हैं। तो मुझे लगता है बिहार की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। वो अकेले घूमे, सार्वजनिक घूमे, बाएं घूमे, दाएं घूमे, लेकिन बिहार की जनता ये जान गई है कि कुछ लोग दो बबुआ मिलकर बिहार को मनोज जी लूटने चले थे, लेकिन ये जो है ना अविश्वास की गगरी इतनी कमजोर थी कि खींचतान में टूट गई, फूट गई, हाथ से छूट गई और बिहार की जनता को लूटने वाले भगवान का शुक्रिया कहिए, आज एक दूसरे को लूटने पे लगे। कम से कम बिहार की जनता तो सारिका जी बच गई। हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं भगवान का कि भगवान ऐसी सद्बुद्धि दिए कि राहुल जी ने आपकी गगरी को छीना, आप उनकी गगरी को छीने। ये सारी लड़ाई अब विश्वास की है, विश्वास होता ही नहीं। आप सोचते हो पूरब क्यों मांग रहे हैं,
जरूर कोई बात होगी, वो सोचते हैं सीमांचल क्यों मांग रहे हैं, जरूर कोई बात हो। जब ऐसे विश्वास नहीं होगा, अगर हमारी तरह विकास की बात होती हम कहते ठीक है कहीं से भी लड़ जाइए, हम बिहार के विकास के कार्य को करेंगे। बिहार के विकास के कार्य को मनोज जी नहीं करना है, बिहार को लूटना है, इसलिए लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किधर का लूटे। तो बिहार की जनता मुझे लगता है इन लोगों को खुद लूट ली है, अब ना आरजेडी की सरकार। यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यादव साहब के पास मैं चलूंगा क्योंकि दोनों की बातें यहां हुई। लेकिन यादव साहब, आपने जिक्र किया तेजस्वी यादव का। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव की अपरिपक्वता आपको दिखाई दी, जिसका जिक्र आपने किया। लेकिन इस चुनाव में क्या तेजस्वी यादव परिपक्व हुए हैं? क्योंकि उनसे जो भी नेतृत्व के बारे में बात कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि साहब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ है और बहुत जल्द सब कुछ निकल कर आ जाएगा। बहुत एग्रेसिव बयान नहीं दे रहे हैं और संकेतों के जरिए वो बिहार अधिकार पर निकल गए हैं कि अगर कुछ ऊंच नीच होती हो तो गलतफहमी निकाल दो, हम अकेले निकल जाएंगे। इस बीच हमने पूछा उनसे, बिहार के नेतृत्व को लेकर हमने पूछा, तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, एक बार उनका परिपक्व बयान सुन लेते हैं। देखिए, लगभग बातचीत शुरू है। देखिए, इसमें तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना कि भाई आप क्लेम कौन सा सीट कर रहे हैं, हम क्लेम कौन सा सीट कर रहे हैं। एंड देयर इज नॉट 1 or 2 पार्टी, देयर आर 6 पार्टीज। तो आपको सबसे बात करना पड़ता है, एक संतुलन बनाना है, सामाजिक समीकरण भी देखना है। लेकिन खास बात है कि विनेबिलिटी फैक्टर जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो पिछले बार जो हम लोग केवल 12,000 का डिफरेंस रह गया था, या 6-7 सीटें दूर रह गए थे मेजॉरिटी के, तो वो वाला गलती ना हो, उसको भी मेकअप करते हुए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और बेटर उम्मीदवारों के साथ हम मैदान में उतरे, ये कोशिश है। और फॉर्मूला रहेगा 1 CM + 2 डिप्टी CMs या 1 डिप्टी CM? क्योंकि मुकेश सहनी तो कह रहे हैं आपने उनको प्रॉमिस आप कर चुके हैं। कई जगह तो 4 भी डिप्टी सीएम है। तो वी विल सी इट। अच्छा तेजस्वी जी, मोदी बनाम भाई अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो 4 भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये जो बयान है यादव साहब, इस बयान को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव के बयान को लेकर? क्योंकि मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं, आपके गठबंधन को देख रहा हूं, वहां पर चिराग पासवान बहुत उतावले हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं साहब 16-17 सीटों में बात नहीं मान पाऊंगा मैं, मुझे ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को अब बिहार में नीतीश कुमार की जगह देख रहे हैं। ऐसा है मनोज जी, राजनीति बच्चों का खिलौना नहीं है। अच्छा, कि कोई व्यक्ति खिलौना लेकर खेल ले। राजनीति के लिए परिपक्व बनने के लिए लंबे अवधि तक लोगों ने संघर्ष किया है। चाहे तेजस्वी जी के पिताजी ही हो, आदरणीय लालू यादव जी, बचपन से संघर्ष किया, तब राजनीतिक परिपक्वता आई है। यानी एक नहीं, नीतीश कुमार जी बचपन से संघर्ष किए तो परिपक्वता आई है। लेकिन कोई व्यक्ति 2 साल में यह कहे कि मैं परिपक्व हो गया, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अभी राजनीति का ABCD सीख रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का जो मास है, वो मास लालू यादव जी के कहने पर इनके पक्ष में खड़ा है, लेकिन उस मास से ही नहीं होगा। आप बिहार और देश के लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव भी 2 बार आदरणीय लालू यादव जी सत्ता में आए, मुख्यमंत्री भी बने और रेल मंत्री भी बने। भाई ठीक है, आप कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बने तो चारा घोटाला में गलत हमको फंसा दिया लोगों ने, लेकिन रेल मंत्री में कैसे फंस गए भाई? ये आप नौकरी देने में जमीन लिया, ये तो प्रमाण है, ये तो गलत नहीं है। जिससे आप जमीन लिया है उसको नौकरी दिया है। तो ये जो आदत है ना मनोज जी, एक कहावत हम लोग क्या है कि नेचर और सिग्नेचर आजीवन व्यक्ति का नहीं बदलता है। एक बार शेर को खून लग गया, पोसाऊ शेर भी है, तो मालिक को ही खाना शुरू कर देता है। तो यही हालत इन लोग का है। लाख लोग कह दे कि मैं ईमानदार रहूंगा, बिहार का विकास करूंगा, बिहार के धन को नहीं लूटूंगा,
लेकिन मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं और बिहार के लोग कतई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके मुंह में खून लगा हुआ है, चस्का लगा हुआ है। इसलिए सत्ता जैसे ही मिलेगा, एक ही नहीं पूरा परिवार का वही हाल है, पूरा परिवार दोनों हाथ से लूटना शुरू करेंगे। और जो नीतीश कुमार जी ने विकास किया है बिहार में हर क्षेत्र में, उस विकास को सत्यानाश करेंगे। यह बिहार के लोग समझ रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? समझ रही है। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? चिराग पासवान जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इतना सीट पर लड़ूंगा, बल्कि ये जरूर उन्होंने कहा कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो 243 सीटों पर लड़ने का अर्थ था कि एनडीए के रूप में हम लोग लड़ेंगे। एक बात साफ साफ जान लीजिए, कोई पार्टी नहीं, जो चुनाव हम लड़ेंगे एनडीए के साथ लड़ेंगे। और हर एनडीए घटक दलों का दायित्व है कि वो मान कर चले कि 243 सीट पर हम लड़ रहे हैं और 243 सीटों पर हमारा प्रत्याशी कैसे जीते, यह काम करना है। इसी को आधार मानकर चिराग पासवान जी ने ये बात सही है। लेकिन कभी चिराग पासवान जी ने ये नहीं कहा कि मैं इतने सीटों पर लड़ूंगा या मैं ये बनूंगा। ये जो है ना, ये नैरेटिव और कयास बिहार में कई तरह के लगाए गए हैं। हमारे यहाँ ऐसा है ना मनोज जी, 96 से हम लोग गठबंधन में है ना, भारतीय जनता पार्टी और जदयू। कभी 96 से सीटों के बंटवारे में कभी भी कोई विवाद हम लोग के बीच में नहीं खड़ा हुआ है। अब पिछले बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे नेशनल मीडिया सारे कई तरह के कयास लगाने लगे, लेकिन किस तरह हम लोग सीटों का बंटवारा कर लिया और चुनाव जीत भी गए। लेकिन इनके यहाँ क्या हुआ, 2020 का उदाहरण ले लीजिए। ये जो सहनी जी थे, निशा सहनी जी, कैसे उन्होंने कहा कि हमारे पीठ पर छुरा मार दिया। तो हम लोग किसी के पीठ पर छुरा नहीं मारते हैं। पार्टियर जो हमारा है, एलआई पार्टी है, सबको समान सम्मान, सबको समान। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी किसी के पीठ में छुरा नहीं मारते। मैं आपकी बात को सारिका जी से पूछूंगा, लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव पर, उनकी बात सुन लेते हैं। 1996 से समता पार्टी और जदयू का, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, और लगातार नीतीश जी के साथ बिहार के विकास के लिए, नीतीश जी अलग पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, हम सहयोगी दल है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार डबल इंजन की सरकार बनाए, ये जनता से आग्रह करने। बिल्कुल गलत है सारिका जी, आप गलत नैरेटिव फैला रही हैं कि चिराग पासवान ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। आप गलत नैरेटिव फैला रही हैं। लंबा गठबंधन न था, हो सकता है कि कुछ लालच वालच दे दिया हो, पता नहीं कौन सा आपने जादू टोना कर दिया था कि बीच में बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार आपके पास चले गए थे, वरना कभी वो पीठ में छुरा नहीं घोंपते। देखिए, ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कहा था, मुरेठा बांधा था अपने माता के मरणोपरांत, और इन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं ये पगड़ी तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गद्दी से नहीं उतार दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये तो याद होगा ही, निहोरा जी को भी याद होगा, हमारे भाजपा वाले प्रवक्ता उनको भी याद होगा कि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसके तरफ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, ये भी इनको अच्छे से पता है। और छोटी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार जी का वर्चस्व जो है ना, वो हमेशा इनके ऊपर कायम रहा। भारतीय जनता पार्टी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कभी खुल करके नीतीश कुमार जी के सामने बोल भी दे। सारिका जी बता ही नहीं पा रही हैं कि लालू जी और लालू जी की नहीं। सारिका जी, आपने कहा कि जब उन्होंने अपने सर पर बांधा तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार जी को कुर्सी से नहीं उतार दूंगा। तो आपकी कुर्सी से उतार के, सरकार से उतार के, और उन्होंने अपनी सरकार बना ली, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, सारिका जी से आप पूछिए ना एक सवाल कि लालू जी की पार्टी बनी कैसे थी? सारिका जी आप बताइए, किसके विरोध में लालू जी ने पार्टी बनाया था? इमरजेंसी के विरोध में कौन जेल में गया था? मतलब लालू जी की राजनीति को आप धत्ता बताते हुए मतलब लालू जी के ही विरोध में बात कर रही है। लालू जी की पार्टी का प्रवक्ता इंडिया न्यूज पर बैठ के और लालू जी की नीतियों का विरोध करे तो पहली बार सुनने में आया। ये पहली बार मनोज जी सुनने में आ रहा है कि लालू जी की पार्टी का प्रवक्ता ही लालू जी की पार्टी
का विरोध कर रहा है, एक बार भी नहीं बता पा रही है। आरजेडी का गठन ही इसीलिए हुआ कि कांग्रेस करप्ट पार्टी है, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ ही लालू जी ने आंदोलन शुरू किया था, नीतीश जी ने आंदोलन शुरू किया था। मुझे लगता है कि राजनीति में ये सब शोभा देती है। दूसरी बात मैं कहूंगा मनोज जी, हर लोग ना विश्वास कैसे करते हैं, या तो आपकी कहीं सरकार चल रही हो या तो आप पहले सरकार में हो, उन चीजों को दिखा दें। तो मुझे लगता है कि आरजेडी की तो कहीं सरकार नहीं चल रही है, लेकिन उनके सहयोगी कांग्रेस की सरकार चल रही है। आरजेडी की सरकार के बहुत सारे नीति नियमों को बताया मैं कैसे भ्रष्टाचार, अत्याचार और हाहाकार की। वर्तमान में इनकी सहयोगी की सुन लीजिए, इनकी सहयोगी की सरकार हिमाचल और कर्नाटक में चल रही है, जहां जो सैलरी देने का पैसा नहीं है, बेरोजगारी चरम स्तर पर है, महंगाई चरम स्तर पे है। क्या लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच में? कोई तो मॉडल होगा, कुछ तो बताएंगी सारिका जी। सारिका जी, आपकी सरकार तो कहीं है नहीं। आपकी सरकार के बारे में तो हम बताएं कि आपकी सरकार में कैसे लूट की छूट थी, कैसे जो है किसी महिलाओं को उठा लेने का कार्य किया जाता था, कैसे अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया जाता था। लेकिन आपके सहयोगी की भी सरकार के बारे में पूछूंगा कि भाई बिहार की जनता यही तो पूछेगी, कर्नाटक में तनख्वाह क्यों नहीं मिल रहा है, हिमाचल में तनख्वाह क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों वहां महंगाई बढ़ी हुई, क्यों वहां भ्रष्टाचार है, क्यों यहाँ बेरोजगारी है। इसीलिए तो जनता विश्वास कब करती है मनोज जी, जब कोई व्यक्ति कार्य करके दिखाता है। अब इनके कार्य तो अच्छे रहे नहीं, इनके सहयोगी के भी कार्य अच्छे नहीं रहे। और ये मैं नहीं कहता हूँ, सारिका जी की पार्टी के नेता ने कहा, स्वयं लालू जी कहते थे कि भाई कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ये तो लालू जी का नारा था। लालू जी ने कहा था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, तो उसके गोद में चले जाएंगे तो जनता जान नहीं रही है। ये भ्रष्टाचार को छुपाने का जो गठबंधन है उसको बिहार की जनता जान रही है कि ये सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ एक हो रहे हैं इसलिए कि हमारी सरकार बन जाए और भ्रष्टाचार छुप जाए और नए भ्रष्टाचार कर ले। इसलिए तो देश की जनता भी नहीं चुन रही है, प्रदेश की जनता भी नहीं चुन रही है। भाई कमोबेश जेडीयू के साथ ही आपकी पार्टी का गठन हुआ था, बीजेपी के साथ ही आपकी पार्टी का गठन हुआ था। बताइए कितने राज्यों में आपकी सरकार? मैं समझ गया क्योंकि जनता आपको नहीं पसंद करती है। हालांकि कुछ दिनों बाद महागठबंधन में जरूर सीटों को लेकर बैठकें शुरू हो गई, लेकिन अभी तक एनडीए की तस्वीर साफ निकल कर नहीं आती है। इंतजार करना पड़ेगा दोनों दलों का, गठबंधन की सीटों पर आखिर क्या प्रतिक्रिया होती है और किसको कितनी सीटें मिलती हैं। हालांकि एनडीए में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि दो बड़ी पार्टी हैं और दोनों बड़ी पार्टियों की स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन पर सबकी नजर बनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में मौजूद थे और चर्चा कर रहे थे।